हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है बायोकेमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड जो कि केमिकल बॉन्ड्स, जो हमारा फर्स्ट वाला था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या करेंगे, देखिए बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे आपको समरी नोट्स मिलेंगे। बायोकेमिस्ट्री का कंप्लीट समरी नोट्स की सीरीज आएगी। अब मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी कि जो प्रोटीन फोल्डिंग हमारा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड देखिए कैसे बनता है। अमाइनो एसिड प्रोटीन्स और एंजाइम्स से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है और इसमें डीएनए और आरएनए होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, जो कि हमारी बॉडी में एक एनर्जी सोर्स का काम करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया और ग्लूकोज की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो गई। नेक्स्ट फैटी एसिड, और फैटी एसिड का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में सपोर्ट और स्टोरेज का फंक्शन होता है। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ गया, विटामिन आ गया, ये मिनरल्स में भी आता है। इसका जो वर्क होता है ये एंजाइम फंक्शन का होता है। प्रोटीन फोल्डिंग होता क्या है, प्रोटीन फोल्डिंग देखिए यहाँ पे जो प्रोटीन है, एक तो हमारा सीक्वेंस फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में होता है, जिसको हम एक रेजिड्यूअल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि रेजिड्यूज कौन से होते हैं, अमाइनो एसिड्स रेजिड्यूज मिलके प्रोटीन को बनाते हैं। और वो प्रोटीन जब फोल्डिंग कर लेता है, फोल्डिंग क्या, कोलैप्स बना लेता है, और कोलैप्स बनाएगा तो उसके बाद क्या होता है, इसमें जो भी चेंज आता है उसको हम बोलते हैं, जो कोलैप्स होता है, एक तरह से कोर बन गया, सरफेस कोर हो गया एक, जैसे कि ये बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो एक तरह से हेलिक्स का बना है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फोल्डिंग, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, जो कि इन विवो होता है, सेल के अंदर होता है। अब ये जो मैंने बनाया यहाँ पे प्राइमरी प्रोटीन बनाया हुआ है, और ये क्या है, एक रेजिड्यू जो कॉन्टैक्ट में आए हुए हैं, और ये हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जो कि प्लेटेड शीट्स बनी हुई हैं। इसको हम आगे किस में चेंज करते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर में, फिर आगे क्वाटनरी में। अब आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गेट के क्वेश्चन में आता है, गेट में क्वेश्चंस आते हैं कि जब प्रोटीन फोल्डिंग होती है, अनफोल्डिंग होती है, तो वहाँ पे एंट्रोपी का क्या फंक्शन होता है। जो एंट्रोपी होती है वो चेंज होती है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जो अनफोल्डेड प्रोटीन होगा वहाँ पे तो एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होती है, और जो फोल्डेड प्रोटीन होता है वहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज होती है हमारी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सिर्फ यहाँ पे समरी नोट्स, एक शॉर्ट्स नोट्स बनाए हुए हैं। इसको आप कैसे पढ़ोगे कि जो प्रोटीन फोल्डिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक ऐसा प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस होता है, और यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पे चैप्रोन्स भी यूज़ में आते हैं, और चैप्रोन्स क्या होता है, हीट शॉक प्रोटीन होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। आगे जो एक मिस फोल्डिंग भी हो जाती है, एक फोल्डिंग जो होती है कंटिन्यू फोल्डिंग होगी, एक रेगुलर फोल्डिंग होती है, एक प्रॉपर पैटर्न में होती है, लेकिन एक मिस फोल्डिंग होती है जो क्या करती है, वो कोज करती है डिजीज को, और एक इनएक्टिविटी कर देती है किसी भी तरह के प्रोटीन की। अब इसमें क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस फोल्डिंग का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होगा, प्रोटीन पोस्ट बायोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और ये इन्फ्लुएंस किससे होगा, इफेक्ट किससे होता है, सोलवेंट से होता है, सोल्ट से होता है, टेम्परेचर से होता है, और चैप्रोन से होता है। यही हमारे इसमें क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। हाँ जी, आगे इसमें देखिए, इसमें होता है जो वीक इंटरेक्शन होता है। देखिए वीक इंटरेक्शन, विटाल फोर, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड नेटिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए जो वीक इंटरेक्शन होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, जो करेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, करेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, आउट ऑफ 105, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, CSIR नेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आउट ऑफ 105, 104 रोंग पेयर्स have been picture equal termed scrambled ribonucleases। अब scrambled ribonucleases क्या होता है, जिसमें इनकरेक्ट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इनकरेक्ट ज़्यादा होते हैं कैसे निकालेंगे, देखिए अज्यूम 26 के पास हमारे पास क्या है, जैसे कि हमने जो 26 लिया है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 अमाइनो एसिड हैं। 8 अमाइनो एसिड के में से जो 26 वाला है, 26 के पास 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये किसके साथ अटैच है, ये किसी के साथ यहाँ पे अटैच नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 26 की अगर 84 के साथ हो जाती है, तो नेक्स्ट जो बच गए उनके पास कितनी है, 6 बच जाएंगी। अगर मान लो मैंने यहाँ से 40 वाला ये उठा लिया इसके पास, क्योंकि ये दोनों तो कंप्लीट हो गई, उसके बाद कौन सी कितनी बच जाती पॉसिबिलिटीज़, 5 पॉसिबिलिटी बच जाती हैं बाइंड करने के लिए। अब 40 वाला अगर 95 से बाइंड कर जाएगा तो यहाँ पे कितनी रह जाएंगी पॉसिबिलिटीज़ आपस में बॉन्ड बनाने की, वो 4 रह जाएंगी। ऐसे ही मैंने 58 वाला ले लिया, अब 58 वाले के पास 3 रह जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए
जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो ऐसी है कि जो करेक्ट होनी चाहिए हमारी। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे निकाला मैंने, जितनी भी ये पॉसिबिलिटीज़ थी इन सबको मैंने यहाँ पे ले लिया और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 5 × 3 × 1। एक तरह से मैंने क्या ले लिया, इनका ओड नंबर ले लिया, जितने भी अमाइनो एसिड से 8 से लेके 7 तक का, 8 से लेके 1 से लेके 8 तक का। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आगे जो रॉन्ग पेयर कौन से थे, स्क्रैम्बल्ड वाले थे। अब स्क्रैम्बल्ड वाले में ये देखिए यहाँ पे स्क्रैम्बल्ड वाले में कितने आगे, 104 आर स्क्रैम्बल्ड फुल एक्टिव वैन सेम अमाउंट ऑफ बीटा मरकैप्टन इथेनॉल एडिड इनटू प्रोटीन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं इतना अमाउंट डालूंगी, इक्वल अमाउंट डालूंगी एक्वस सॉल्यूशन का, ठीक है, तो मुझे इतने मिलेंगे। द एडिड बीटा मरकैप्टन इथेनॉल कैटलाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ डाइसल्फाइड पेयरिंग्स विल अंटिल द नेटिव स्ट्रक्चर वाज रीगेन्ड इन अबाउट 10 आवर्स। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर बीटा मरकैप्टन इथेनॉल आप कैटलाइज करने के लिए रीअरेंज यूज़ करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो नेटिव स्ट्रक्चर है ना वो 10 आवर्स कितने लेगा, 10 आवर्स लेगा। ये देखिए 10 आवर्स लेगा दोबारा से रीगेन करने के लिए, उसी अपनी स्टेट में आने के लिए वापस से। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। राइबो न्यूक्लियसेस रीऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इन दिस वे हैड ओनली 1% ऑफ द एंजाइमिक एक्टिविटी ऑफ द नेटिव प्रोटीन। अगर 1% भी किसकी एक्टिविटी होगी, नेटिव प्रोटीन्स की एक्टिविटी होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, द नेटिव डाइसल्फाइड पेयरिंग्स ऑफ राइबोन्यूक्लियसेस दस कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकली प्रीफर्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्ट्रक्चर को कौन सी को प्रीफर्ड करेंगे, जिसमें क्या होता है, द नेटिव डाइसल्फाइड पेयरिंग्स ऑफ राइबोन्यूक्लियस दस कॉन्ट्रीब्यूट किसको होती है, जो स्टेबलाइजेशन होता है किसका, थर्मोडायनेमिकली प्रीफर्ड स्ट्रक्चर का, जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगी। अब आगे देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे होता है। देखिए यहाँ पे जो होता है ना, एक तो होता है रिपीटिशन अलाउड होता है, एक में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। अब देखिए नंबर ऑफ डाइसल्फाइड फॉर्मेशन इन बिटवीन एन एंड द ऑफ जो क्रिस्टीन रेजिड्यूज होते हैं, सिस्टीन के रेजिड्यूज होते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या है, सिस्टीन है, सिस्टीन के जो रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन, जितने भी एन नंबर ऑफ हमारे क्या होंगे, सिस्टीन होंगे, रेजिड्यूज होंगे, ठीक है। आगे व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड होगी तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n-1 + n-2 + n-3 + n-4 अप टू टिल। नेक्स्ट व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, गेट में भी डायरेक्ट पूछा जाता है और CSIR में पूछा जाता है। अब व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, नहीं अलाउड होगा तो उसका फॉर्मूला होता है n/2। ये आपको एग्जाम उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ मेंशन होगा कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो मेरे पास 8 सिस्टीन है, अब यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। अब रिपीटिशन अलाउड है तो मेरा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे 8 थे तो 8 में से क्या कर दिया मैंने, 1 माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 7, 6, 5 4 ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने निकाल ली कि किसके किसके साथ कितने बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको सबको ऐड कर दिया जो कि पॉसिबिलिटीज़ रिलेटेड थी। अब 28 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइसल्फाइड कैन बी फॉर्म्ड। ये बहुत ईजी मेथड, यहाँ ऐसा मेथड आपको कोई डायरेक्टली नहीं बताएगा और ना बुक में है, पाथफाइंडर में भी नहीं है। व्हेन नॉट रिपीटेशन, जब रिपीटेशन नहीं होगा, मान लो आपके पास 8 अमाइनो एसिड दिए हुए हैं तो आप क्या करोगे, n/2। n/2 का फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये देखिए n/2 करोगे तो 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाएंगे। किस में होगा ये, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, नॉट अलाउड में। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास मान लो एग्जांपल में 10 दे दिया, 10 वाले दे दिए तो मेरा यहाँ पे n/2 5 आ गया। और अगर वैसे देता तो मेरे कितने आते, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो 45 डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकते। नेक्स्ट इसमें देखिए प्रोलीन क्या करता है, देखिए प्रोलीन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोलीन का आप सबको पता है कि प्रोलीन एक क्या है, रिजिड अमाइनो एसिड है और ये क्या करता है, रेजिड्यूज प्रोलीन रेजिड्यूज कैन ऑक्यूपाई द एंड टर्मिनल टर्न्स ऑफ एन हेलिक्स। एंड टर्मिनल पे मिलता है किसी भी हेलिक्स के। अब प्रोबेबिलिटी बेसिस जैसे कि 10-16 का मैंने देखा था यहाँ पे, तो इनके पेयर कितने बन सकते हैं, देखिए जो अलाउड था नहीं अलाउड था, तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने करके देखा हुआ है। ये देखिए ये मैंने एग्जाम्पल निकाला हुआ है, जैसे कि 10 कितने के साथ बना सकता है, 9 के साथ बना सकता है और 8 बना सकता है 7 के साथ, 5 5th वाला जो होगा वो 3 आगे इसके पॉसिबिलिटी रह जाएंगे इसके बाद।
अब ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे तो क्या है, प्रोलीन होता है हमारा। अब प्रोलीन तो हमारा एन टर्मिनल पे और ये हमारा सी टर्मिनल होता है। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने 10 अमाइनो एसिड लिए हुए हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई है, ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, जितने भी आप ओड नंबर्स हैं उनको आप ले लीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे भी मान लो आपके पास 9 दे दिया, ठीक है, 9 है तो ओड नंबर वैसा ही नंबर दे दिया, ओड नंबर, इसको आप डिवाइड कैसे, 4.5 आ गया आपका। अब 4.5 n/2 में था और n/2 कब था, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, तो 4 इसका आंसर आप एज्यूम कर लोगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब इसमें जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है ना हमारा, एनर्जी का जो होता है, एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी की जो ट्रांजिशन स्टेट होगी, देखिए यहाँ पे तो हमारा प्रोटीन क्या होता है कि अनफोल्डेड स्टेट में होता है, जो कि इनिशियल स्टेट होती है। ये देखिए ये वाला जो प्रोटीन होता है हमारा, ये इनिशियल स्टेट में होता है, अनफोल्डेड होता है। और डेल्टा जी क्या है हमारा, स्पॉन्टेनियस एनर्जी है। स्पॉन्टेनियस एनर्जी हमारी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कैसी होगी, ये हाई हो जाएगी फोल्डिंग में, और यहाँ पे अनफोल्डिंग में है, ठीक है। ये जो क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जैसा कि हम एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो सब पढ़ते आ रहे थे। अब यहाँ पे बीटा शीट आर मोर कॉमन इन इंटीरियर ऑफ प्रोटीन्स देन सरफेस। बीटा शीट कैसी होती है, मोर इंटीरियर होती हैं। अब यहाँ पे देखिए चार्ज, जो कि चार्ज अमाइनो एसिड साइड चेन आर क्या होती हैं, सेल्डम, जो कि रेयरली मिलती हैं। सेल्डम का मीनिंग होता है रेयरली। ब्योर्ड आर मोस्टली एट सरफेस, ये कहाँ पे मिलती हैं, सरफेस पे मिलती हैं। अब देखिए सरफेस पे क्या होता है कि जो कि हाइड्रोफोबिक और पोलर चार्ज अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। नेक्स्ट है नॉन पोलर अमाइनो एसिड साइड चेन आर रेयरली एट सरफेस और मोस्टली ब्यूरिड, ठीक है, अंदर की साइड मिलती है। कहाँ मिलती है, कोर में मिलती है, जो कि हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर होते हैं। और ये सरफेस पे मिलेंगे, ये वाले कोर में मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 42 किलो जूल पर मोल होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता हाइड्रोफोबिक कोलैप्स को। हाइड्रोफोबिक कोलैप्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर लिया है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर लिया हुआ है, ये मैंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर लिया हुआ है। ये कोलैप्सिंग का जो हाइड्रोफोबिक कोलैप्स जिसको हम बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक कोलैप्स क्यों बोला है, देखिए जो अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक नेचर में होते हैं और रेड कलर में मैंने यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो कैसे, ग्रीन कलर में, और जो कि पोलर होते हैं नेचर में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अकर्स ड्यूरिंग द फोल्डिंग प्रोसेस, कहाँ पे मिलता है हाइड्रोफोबिक कोलैप्स, कहाँ पे होता है, जब होता है फोल्डिंग प्रोसेस में होता है। इन एक्सपोजर ऑफ पोलर H2O, जहाँ पे एक्सपोजर होता है किसका, पोलर H2O का। H2O हमारा पोलर होता है। हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया। हाइड्रोफोबिक जो रेजिड्यूज होते हैं ना हमारे, मतलब कि जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज होते हैं, वो क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं सरफेस एरिया को, और कोलैप्स इनटू द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन्स, कोलैप्स कर देते हैं अंदर की साइड जो प्रोटीन को। लीड्स म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज, ये क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक जो हमारे रेजिड्यूज होते हैं उनके अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। ग्लोबल कंट्रैक्शन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड, जो ग्लोबल मतलब ग्लोबली कंट्रैक्शन होता है पॉलीपेप्टाइड्स का, पूरी की पूरी जो होती है, ठीक है, कोलैप्स करेंगे फ्रॉम ए। नेक्स्ट आता है देखिए यहाँ पे, फॉर्म ए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ए मोल्टन ग्लोबुलर। इसको आप क्या बोलोगे, मोल्टन ग्लोबुलर। देखिए ये तो अनफोल्डेड प्रोटीन है, ये ऐसा है जो कि कुछ तो फोल्डेड है, कुछ अनफोल्डेड है, जो कि मीडियम स्टेज होती है, जिसको हम मोल्टन स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, मोल्टन ग्लोबुलर बोलते हैं जिसको। और यहाँ पे ये जो होती है फोल्डेड में आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो आपका एंट्रोपी होता है नेटिव स्टेट में होता है, जो कि प्रोटीन डेल्टा जी मैक्सिमम होगा अनफोल्डेड में, ठीक है। और ये कब तक, 10 आवर्स के बाद दोबारा से रीगेन कर लेता है, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन होता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर हाइड्रोफोबिक कोलैप्स बनता है, फिर मोल्टन ग्लोबुलर बनता है, हाइड्रोजन। उसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और जो वहाँ पे क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो मोल्टन स्टेट में, जो कि कंप्लीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है मोल्टन स्टेट, लेकिन इनकम्प्लीट टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड और ये सब होंगे ना, वहाँ पे पोलर और कोवलेंट बॉन्ड भी होगा, ठीक है। और ये किस पे होंगे, साइड चेन के होंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे स्क्रैम्बल्ड होगा। स्क्रैम्बल्ड कैसा होता है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होता है, जो कि
फंक्शन फॉर्म इनकम्प्लीट होती है, इसकी फंक्शन के लिए रेडी नहीं होता। और जो नेटिव होता है उसका तो क्या होता है, फंक्शन फॉर्म कंप्लीट होता है और डेल्टा जी मिनिमम होता है यहाँ पे। और ये मैंने देखिए यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, एक तरह से आप इसको एनर्जी फनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने डिस्क्रिट में क्या बोला है कि जहाँ पे ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होता है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी मोल्टन स्टेट से डिक्रीज स्टेट में और नेटिव स्टेट में आने के लिए। आगे देखिए हम इसमें क्या, नेक्स्ट मैंने देखिए यहाँ पे वही ग्राफ बनाया हुआ है कि जो ए होता है, देखिए यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिए UMDN, ठीक है। UMDN क्या होता है, अनफोल्डेड मल्टी डिस्क्रीट और नेटिव, ABCD, जो कि यहाँ पे क्या होता है, हायर होगा जो कि डेल्टा जी मैक्सिमम होता है और यहाँ पे डेल्टा जी मिनिमम होता है और एक तरह से लोअर होता है नेटिव स्टेट में। अब आगे मैंने देखिए एनर्जी फनल बनाई हुई है। जो एनर्जी फनल क्या होती है, ये मॉडल होता है, ठीक है, एनर्जी का। अब ये कैसे कैसे शो होता है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, ये सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया हुआ है कि भी कहाँ बताओ इसमें जो एनर्जी है वो किसकी बढ़ रही है किसकी घट रही है, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है और कम है। अब देखिए यहाँ पे पार्शियली फोल्डेड स्टेट है, यहाँ पे ये नेटिव स्टेट है, यहाँ पे पार्शियल फोल्डेड स्टेट है और ओलिगोमर्स है, चैपरोन्स यहाँ पे है, हमारे अमाइलोइड्स 5 फिब्रिल्स होते हैं और एग्रीगेट्स होते हैं और ये हमारी अनफोल्डेड स्टेट होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे फोल्डेड स्टेट होगी, देखिए यहाँ पे जो नेटिव स्टेट है ना, नेटिव स्टेट देखिए यहाँ पे नेटिव स्टेट यहाँ पे मिनिमम होगी हमारी डेल्टा जी, और जो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में कैसी होगी, इससे तो ज़्यादा होगी लेकिन इनसे कम होगी। मोल्टन स्टेट में हाईएस्ट किस में होगी, अनफोल्डेड में, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवेंथियल पैराडॉक्स, ठीक है। लेवेंथियल पैराडॉक्स क्या होता है, जो कि प्रोटीन फोल्डिंग का ही एक फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि इमेजिन 100 रेजिड्यू प्रोटीन विद देयर कन्फर्मेशंस पर रेजिड्यूज 10 द नंबर ऑफ पॉसिबल फोल्ड्स, यहाँ पे कितने बनेंगे, देखिए 100 आपने ले लिया तो यहाँ पे आपके पास कितने कितने बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसने बोला है कितने पेप्टाइड्स बन रहे हैं, ठीक है, 3 कन्फर्मेशन इसने दी हुई है हमारी, तो यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन दी हुई है, तो आप क्या करोगे, n की पावर जो भी हमारे पास होता है, जो भी पावर x, n की पावर x में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे रेजिड्यूज हमारे कितने दिया हुआ है, कन्फर्मेशन, प्रोटीन कन्फर्मेशन 3 पेप्टाइड्स, एक तरह से आप समझ जाइए ये 3 दिया हुआ है रेजिड्यूज, और हमें ये देखिए यहाँ पे कितने में दिए हुए हैं, ये 100, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। तो ये देखिए द नंबर ऑफ, ये देखिए ये बच्चे ने ख़राब कर दिया यहाँ पे बीच में, 10 द नंबर ऑफ पॉसिबल फोल्ड्स, ये देखिए 100 टाइम्स हो जाएगा और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट उस टाइम्स में हम इसको निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 × 10⁻1 सेकेंड में कितने होते हैं, 10⁻13 फोल्डिंग होते हैं। 10⁻13 फोल्डिंग हो गए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 5 × 10⁻47 आप कर सकते हो इसको, और डिवाइडेड बाय 10⁻13, तो आप इसका टाइम ऐसे निकाल सकते हो 5 × 10⁻34, देखिए 13 है, ये ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा पावर, तो इसीलिए यहाँ पे 34 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1.6 × 10⁻27 ईयर्स, जो कि एज ऑफ यूनिवर्स होती है इसमें। In bacteria, 100 residue proteins folded into 5 seconds at 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है साइसर्स लेवेंथियन ने क्या कहा था इसमें, इन theoretically more time whenever in practically it take actual short टाइम, ठीक है। अब इसने बोला है कि थियोरेटिकली का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर ए 51 रेजिड्यूज लॉन्ग प्रोटीन कंटेनिंग ओनली 100 बॉन्ड्स। अब यहाँ पे बॉन्ड्स 100 दिए हुए हैं और रेजिड्यूज 51 दिए हुए हैं। व्हाट अबाउट द रोटेशन विच रोटेशन कैन अकर, एज्यूम दैट 3 ओरिएंटेशन पर बॉन्ड। इसने ओरिएंटेशन भी दिया हुआ है, आंसर इसमें भी मिलेगा, 3 ओरिएंटेशन पर बॉन्ड आर पॉसिबल बेस्ड ऑन 3 एजम्पशन, हाउ मैनी कन्फर्मेशन विल पॉसिबल फॉर दिस। अब 3 ओरिएंटेशन पर रेजिड्यूज 51 41 दिया, 51 दिया हुआ है, 51 की तो क्या हो जाएगी 3 × 51। अब ओरिएंटेशन पर बॉन्ड पूछा है इसने, ओरिएंटेशन पर बॉन्ड 100 दिया हुआ है तो 100 का 3⁻100 आ जाएगा। अब नीचे देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो मैनी प्रोटीन्स फोल्ड इन सेकेंड्स और लेस, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होगा भैया, हाइड्रोफोबिक कोलैप्स,
हाइड्रोफोबिक कोलैप्स क्या होता है, इंट्रैक्शन बेस्ड होता है। और जो एनर्जी फनल मॉडल होता है वो कैसा होता है, लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा होता है। एंट्रोपी हमारी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आगे हाइड्रोफोबिक कोलैप्स मॉडल क्या था हमारा, देखिए ये हमारा क्या होता है कि जो एक्सरे बहुत ज़्यादा है एनएमआर से क्रिस्टलोग्राफी जब हम करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो एस्पारेटेट होगा, जो हेलिक्स ब्रेकर होता है इसमें। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि कोलैप्स इनटू द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन, जो कि पोलर और नॉन पोलर पे डिपेंड करता है। अब ये मॉडल कहता क्या है कि स्मॉल रीजन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर असेंबल फर्स्ट एंड देन ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू लार्जर स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे आइसोल्यूशन जो होगा वो मैक्सिमम नॉन पोलर होता है और आर्जिनिन जो होता है वो मैक्सिमम पोलर होता है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ है कि द एग्जैक्ट backbone dihedral angles in folded protein can be obtained by analysis of the crystal structure of the protein obtained by X-ray diffraction at a higher resolutions। इसका मतलब क्या होता है कि जो एग्जैक्ट बैकबोन क्या होता है, जो हमारी ये सी एन टाइप की जो हमारी चेन बनी होती है, एक तरह से पेप्टाइड बना होता है, उसमें क्या होता है प्रोटीन ऑब्टेन कर लेता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ऑफ द प्रोटीन ऑब्टेन्ड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन से और एक हायर रेजोल्यूशंस पर। हाइड्रोफोबिक कोलैप्स एनर्जी मैंने आपको बताई थी कि फोल्डेड में या अनफोल्डेड में कैसी होगी। देखिए ये ध्यान रखना है आपको कि जो अनफोल्डेड में होगी ये कितनी होती है 42 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है, नेटिव में। और इसको आप क्या करोगे 10 किलो जूल पर मोल हो सकती है, और ये भी 10 किलो कैलोरी, सॉरी यहाँ पे तो ये जूल में है और यहाँ पे ये कैलोरी में है, तो कैलोरी में भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, देखिए लोकल मिनिमा होता है इंटरमीडिएट एनर्जी स्टेट्स वेयर द प्रोटीन इज पार्शियली फोल्डेड बट नॉट येट इन इट्स रिलेटिव कन्फर्मेशन। लोकल मिनिमा में क्या होता है कि जो एनर्जी स्टेट्स वेयर द प्रोटीन इज पार्शियल, यहाँ पे प्रोटीन जो होगा वो पार्शियल फोल्डेड होगा, ठीक है, और यहाँ पे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगी तो ये इसके कोरस्पोंडेंस में टू इट्स नेटिव फंक्शनल कन्फर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैन बी स्टेबल एंड कैन ट्रैप द प्रोटीन, के प्रोटीन को ट्रैप कर सकता है इन ए नॉन नेटिव कन्फर्मेशन में भी, और लीडिंग टू मिस फोल्डिंग एंड एग्रीगेशन भी हो सकता है यहाँ पे। और लेविन-इंथल में क्या होगा, पैराडॉक्स, द लेविन-इंथल पैराडॉक्स हाईलाइट्स द चैलेंजेस, यहाँ पे हाईलाइट कर देगा टू फाइंड द ग्लोबल मिनिमम थ्रू एन एग्जीक्यूटिव सर्च ऑफ ऑल पॉसिबल कन्फर्मेशन, जो भी पॉसिबल, ये क्या होगा अनफोल्डेड, जो कि मिस फोल्डिंग होने से प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पे मैंने वही ग्राफ लिया हुआ है, लोकल मिनिमा का लिया हुआ है और ग्लोबल मिनिमा का लिया हुआ है, ये काइनेटिक हाइपोथेसिस है, ठीक है, और ये क्या है थर्मोडायनामिक, इसको आप क्या बोलोगे, थर्मोडायनामिक हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। प्रोटियोस्टेसिस क्या होता है कि जो फोल्डिंग होती है प्रोटीन की, फोल्डिंग करवाना। अब फोल्डिंग प्रोटीन कौन करवाते हैं, चैपरोन्स करवाते हैं। अब होल्डेज रीमोल्डेज और डिसएग्रीगेज, ठीक है, ये इसके फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब ये करते क्या हैं, देखिए ध्यान से, जो कि हमारा HSP, इसको हम क्या बोलते हैं, हीट शॉक प्रोटीन बोलते हैं। अब ये जो है यहाँ पे फोल्डेज क्या करता है, ये अनफोल्डेड को फोल्डेड में लेने की कोशिश करता है, ये अर्ली स्टेज होती है। और यहाँ पे क्या होता है, हीट शॉक प्रोटीन जो 70 वाली फैमिली है वो वर्क करता है, जो कि कहाँ से लेता है, नेटिव से, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि यहाँ पे एक नेटिव राइबोसोम, एक रेजिड्यू निकल आया हमारे पास, कहाँ से, राइबोसोम से। अब इसमें क्या होता है, एक होता है लेट स्टेजिस जो कि HSP 60 होता है नेटिव का। अब यहाँ पे जो होल्डेजेस होते हैं ये होल्ड करके रखते हैं, और ये फोल्ड उसमें क्या होते हैं, इसको प्रॉपर फोल्ड होने के लिए वेट करते हैं और ये फोल्डिंग के लिए लेके जाते हैं इनको। और नेक्स्ट होता है रीमोल्डेज के पास कौन से होते हैं, HSP 90 वाली होती है, जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं इनके पास, और ये क्या करते हैं, रीमोल्ड में दोबारा से अच्छे से उसको फोल्ड कर सकते हैं। डिसएग्रीगेज क्या करता है, डिसएग्रीगेज करता है कि जो HSP 104 होता है इनके पास और 110 भी होता है, ठीक है, ये दोनों मिलके काम करते हैं, डिसएग्रीगेट होने से रोकते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करते हैं, डिसेंबल करते हैं एग्रीगेट, ठीक है। तो
आगे होल्डेजेस क्या करता है, प्रिवेंट करता है एग्रीगेशन को, ठीक है। और ये डिक्रीज डिजीज कौन करते हैं, ऑटोफेजोल करते हैं। नेक्स्ट इसमें शॉक प्रोटीन्स होते हैं। शॉक प्रोटीन्स कौन से हीट शॉक प्रोटीन और कोल्ड शॉक प्रोटीन्स होते हैं। अब इसमें हीट शॉक प्रोटीन्स में आपके पास आ गया फोल्डेजेस, ठीक है, होल्डेजेस, रीमोल्डेजेस और डिसएग्रीगेजेस आ गया। अब जो कि ये किस किस में होंगे, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, दोनों में हो सकते हैं। दोनों के फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। प्रोटीन डज नॉट इंक्लूड प्रोटीन फोल्डिंग्स में। मोलिकुलर चैपरोन्स क्या होते हैं, देखिए मोलिकुलर चैपरोन्स होते हैं, चैपरोन्स असिस्ट विदाउट बिकमिंग पार्ट ऑफ फाइनल स्ट्रक्चर। रोल्स इन कॉम्प्लेक्स असेंबल किस में करते हैं, ट्रांसपोर्ट में, डिसएग्रीगेशन में, एग्रीगेट हैंडलिंग में। ये देखिए यहाँ पे चैपरोन्स की मैं देख लेती हूँ। एचएसपी हीट शॉक प्रोटीन्स कौन से होते हैं, देखिए फोल्डिंग चैपरोन्स जो होती है फोल्डेजेस होते हैं। असिस्ट करते हैं किसमें, इनकरेक्ट फोल्डिंग ऑफ नेसेंट प्रोटीन में। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रुप भी मेंशन किए हैं, GROEL, जो कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं। इनके नाम चेंज हो जाते हैं। और ये यूकैरियोट में ये हो जाता है HSP 60 वाला, ये कि ग्रोज, मतलब कि ग्रोज हो गया, ठीक है। ये DNA के HSP 70 का नाम होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये फॉर्म से चैम्बर, ये क्या करेगा, ये फॉर्म से चैम्बर, ये इनके फंक्शन है। और ये क्या कर देगा, फोल्ड सबस्ट्रेट एट लेटर स्टेज है। और ये क्या करता है, बाइंड टू नेसेंट पॉलीपेप्टाइड को एट अर्ली स्टेज, ठीक है, एट अर्ली स्टेज। नेक्स्ट इसमें देखिए, जो कि होल्डेज चैपरोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट और समरी नोट्स है, इससे ज़्यादा समरी नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत शॉर्ट में बना रखे हैं। बाइंड एंड स्टेबलाइज नॉन नेटिव पॉलीपेप्टाइड, जो कि विदाउट ATP वर्क करते हैं, प्रिवेंट करता है डिसएग्रीगेशन को। रीमोल्डिंग चैपरोन क्या करते हैं, अल्टर करते हैं कन्फर्मेशन को, किसकी हेल्प से, HSP 90 और 100 की वजह से। नेक्स्ट है डिसएग्रीगेशन क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं, डिसेंबल करते हैं, जो कि एग्रीगेट हो चुका है उसको डिसेटल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन होता है, CLPB होता है और HSP 100 होता है, HSP 104 भी होता है, जिसमें मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है इसमें इनके फंक्शंस देख लीजिए। ये क्या करता है, स्टेबलाइज एंड एक्टिवेट। ये HSP 40 प्रिवेंटिंग एग्रीगेशन को करता है। और ये क्या करता है, बाइंडिंग टाइटली द अनफोल्डिंग और मिसफोल्डिंग। ये क्या करेगा, तब तक ताकि उसको होल्ड करके रखेगा, और ये ताकि एग्रीगेट ना कर सके। अब स्टेबलाइज्ड एंड एक्टिवेट क्लाइंट प्रोटीन यूजिंग ATP हाइड्रोलिसिस टू रिमॉडल एंड रिएक्टिवेट प्रोटीन्स। अब यूजेस, इसमें ATP का यूज़ होगा डिसेंबल करने के लिए, जो कि टॉक्सिन्स होते हैं प्रोटीन के। नेक्स्ट डिसएग्रीगेट एंड डिफोल्डिंग प्रोटीन्स इन, देखिए, जो कि स्ट्रेस में। नेक्स्ट हमारे पास देखिए मॉलिक्यूलर चैप्टर में फोल्डेजेस क्या काम करेंगे, ये देखिए ध्यान से। फाउंड इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, सिंथेसाइज एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यूबिक्यूटियस, करेक्टराइज होते हैं बाय वेट, ठीक है। मेजर फैमिलीज कौन सी होती है, HSP, जो कि 60 और 70 होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मेंशन किया हुआ है, मेजर फैमिलीज होती है HSP 60 और 70। अब 60 क्या होता है, 60 डेका, ये किलो डेका वेट होता है, ठीक है, डाल्टन्स में। अब ग्रुप इसका हो जाता है, कौन सा होता है, इचेरिया कोलाई होता है। ये नाम आप याद कर लीजिए, इसमें बहुत ईजी है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, और ये फ्लो चार्ट क्या कहता है, ये फ्लो चार्ट कहता है कि जो फोल्डेज अर्ली स्टेज होती है, HSP इसमें 70 वर्क करती हैं। और जो यूकैरियोट होते हैं इसमें मैमल्स होते हैं, ठीक है। और मैमल्स में ऑर्गेनेलीज और साइटोसोलिक होते हैं। और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। और जो ER में कौन सा होता है, BIP और ग्रुप 18 होता है। इसमें होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में SSC 1 होता है, क्लोरोप्लास्ट में CT HSP 70 होता है, लार्ज सब यूनिट HSP 70 होती हैं। HSC ये कैसे कॉन्स्टिट्यूटिव होती है, जो कि स्मॉल होती है, HSP 40 नेसेंट की होती है। लार्ज सब यूनिट, जो कि ये तो यूकैरियोटिक लिस्ट में है, एक यीस्ट में है, एक मैमल्स में है। और जो यीस्ट की है लार्ज सब यूनिट, यह कहाँ पे होती है, जो कि SS स्मॉल वाली होती है, SS2, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए PK, जो कि प्रोकैरियोट्स में है। प्रोकैरियोट्स में लार्ज सब यूनिट होती है, ठीक है, लार्ज सब यूनिट है, ये ग्वानिन और एक्सचेंज फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, जो कि लेट स्टेज जो हमारी होती है, लेट स्टेज में कौन सा वर्क करता है, HSP 60 वर्क करता है। अब यहाँ पे यूकैरियोटिक्स में साइटोसोलिक होता है, प्रोकैरियोटिक में जो कि लार्ज सब यूनिट में कौन होता है, यहाँ पे ग्रोइयल हो गया, स्मॉल ग्रोइस हो गया, ठीक है। अब इनका जो फुल फॉर्म होती है, देखिए ये क्या होती है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर होती है, GEF वाली, ठीक है। अब जो NEF क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होता है।
नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो ऐसा HSP70 फैमिली होती है ना, वो हाईली कंजर्व होती है और इसका वेट कितना होता है 70 के, इसके नाम से ही पता चल जाता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में चलती है। और 70 इसमें क्या कर सकते हैं, HSP70 और HSP70C के भी बोल सकते हैं इसको हम। अब मैमल्स में क्या होता है कि ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है और 2 कॉन्स्टिट्यूटिव होती हैं, ठीक है। अर्ली एक्शन क्या होता है इसका, एन टर्मिनल पे होता है और सी टर्मिनल पे सबस्ट्रेट जो होता है हमारा सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन्स होता है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन्स बाइंड करता है हाइड्रोफोबिक सेगमेंट से। और यहाँ पे क्या होता है, जो ADP जो कि हमारा ATP डिपेंडेंट साइकिल असिस्ट होता है, जो कि कोचैपरोन्स करते हैं, जो कि HSP40 होता है। अब इसमें जो होता है ना, कैन ऑल्सो रीफोल्ड एंड रीफोल्ड प्रोटीन्स, देखिए कोचैपरोन्स में इसमें अलाउड नहीं होता, इट विल इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे मैंने वही चीज़ें दिखाई हुई हैं। अब बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ, इससे ज़्यादा शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाले। ये देखिए यहाँ पे HSP जो हमारी 70 फैमिली है, इसका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, ये देखिए ध्यान से देख लीजिए आप। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखिए इससे ज़्यादा कम नहीं मिलेगा। आप पेपर से ना 1 महीना पहले भी प्रिपरेशन करोगे तब भी गेट की प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ये 60 HSP60 का इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है। HSP60 फैमिली जो होती है, चैपरोन्स जो होते हैं, द 60 कितना होता है इसका वेट 60 ही होता है, ठीक है, किलोडाइक। हीट शॉक प्रोटीन होता है, अबंडेंट किस में होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में होता है। बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ लीनियर प्रोटीन, लीनियर प्रोटीन जो सरफेस है किसका, लीनियर प्रोटीन्स वाले में होता है, सर्कुलर में नहीं होता, लीनियर में, ठीक है। एंड कैटलाइज देयर फोल्डिंग इन ATP डिपेंडेंट प्रोसेस। ये क्या होता है, इसमें ATP रिक्वायर होती है इस साइकिल के लिए, रिक्वायर होते हैं चैपरोन्स HSP जो कि 10 होता है। देखिए HSP60 इसको क्या चाहिए, HSP10 भी चाहिए, किसमें, यूकैरियोट्स में। और ग्रोइल क्या होता है इसमें, ग्रोइस जो कि किसमें होता है, यूबैक्टीरिया में होता है। चैपरोन्स में क्या होता है, चैप्रोनियंस होते हैं, चैप्रोनियंस, ठीक है। और HSP ये देखिए आगे HSP60 जो कि चैप्रोनिन्स फैमिली, चैप्रोनिन्स क्या होती है, जो कि हैव डबल रिंग स्ट्रक्चर विद ए क्रिस्टल कैविटी, सेंट्रल कैविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है गेट के पेपर में आपकी बार, कि हैव डबल, ये जो होता है ना, ये उठा के डाल देते हैं उसमें, जो कि अपर वो वाली यूज़ होती है। और ये वाले किस में आते हैं फिर, CSI नेट में, UGC में, ठीक है। आइसोलेशन कंपार्टमेंट फॉर प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटेक्शन, बाइंडेड अनफोल्डेड प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन नॉट नेटिव स्टेट होती है। यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्म रिंग्स और सिलेंडर विद मल्टीपल सब यूनिट, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। चैप्रोनिन्स डिफर इन यूजिंग साइज एंड चैप्रोनिन्स रिक्वायरमेंट्स में। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए +42 कितनी होती है हमारी एनर्जी, पॉजिटिव में होती है, जो कि रिक्वायर्ड होती है अनफोल्डेड से फोल्डेड में जाने के लिए। हाँ जी, ये देखिए ऐसे ही मैंने HSP60 का भी बना दिया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में नोट्स। इनको आप नोट कर लीजिए, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके PDF में निकाल सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं PDF भी डाल दूंगी नोट्स की अपने। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है फेट ऑफ प्रोटीन। फेट ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि जो प्रोटीन हमारा होता है, नेटिव प्रोटीन होता है एक तरह से, अनफोल्डेड प्रोटीन स्पॉन्टेनियस फोल्डिंग में कैसे जाएगा। अब यहाँ पे एक तो करेक्ट फोल्डिंग हो सकती है, एक इनकरेक्ट फोल्डिंग हो सकती है। करेक्ट फोल्डिंग में जाएगा तो फंक्शन रोल प्ले करेगा, ठीक है, रोल प्ले करेगा अपना। उसके बाद अगर इनकरेक्ट होगा तो HSP70 के पास जाएगा, इसमें एक ATP यूज़ करके वो HSP40 के पास जाएगा, जो कि करेक्ट फोल्डिंग करवा सकता है। जो कि कैसे करेगा फिर, उसमें या तो डिग्रेडेशन हो जाएगा स्पेसिफिक प्रोटियोजोमल से, या नॉन स्पेसिफिक लाइसोजोमल से डिग्रेडेशन हम करते हैं प्रोटीन का। नेक्स्ट इसमें अगर इनकरेक्ट होगी तो यहाँ एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन होगा तो प्रायंस, जो कि क्या होती है, प्रायंस का मतलब होता है कि जो कि अनफोल्डेड प्रोटीन या मिसफोल्डेड प्रोटीन हो गया उसके कारण या उसकी वजह से कोई भी डिजीज कोज होती है, जिसको प्रायंस डिजीज या प्रायंस बोलते हैं। नेक्स्ट अगर होगा तो अमाइलॉइड बन जाएगा। अब अमाइलॉइड तो कभी डिग्रेड नहीं हो सकता और ये अल्जाइमर डिजीज को कोज करता है। अब ये कैसे कैसे वेरी वेरी स्टेबल प्रोटीन होती है, इसको अनस्टेबल नहीं कर सकते। इसको अनस्टेबल कर देंगे तो ये डिग्रेड हो जाएगा, तो ये डिग्रेड नहीं हो सकता। देखिए अब आगे हम अमाइलॉइड को पढ़ेंगे, ठीक है। अमाइलॉइड हमारा क्या होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही स्टेबल। एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, देखिए एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट हो गया, हाँ ये देखिए डिपॉजिट हो जाता है। और इसका डायमीटर होता है 7 to 13 नैनोमीटर होता है। प्रोटीज रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि प्रोटीज आ गया तो वो क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है। इनसोल्यूबल होता है, इनकम्प्लीट फोल्डेड हुआ बीटा शीट स्ट्रक्चर होती है,
जो कि क्या होते हैं, हेलिक्स और बीटा शीट्स में होते हैं। अमाइलॉइड फिब्रिल्स क्या होते हैं, जो कि हेट्रोजीनियस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, सेम टाइप के नहीं होते। अब ग्लूटामाइन रिच पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स प्रोमोट किसको करते हैं, किसको अमाइलॉइड जेनेसिस को प्रमोट करते हैं। विच प्रोटीन, क्या होता है इसका मतलब कि विच प्रोटीन आर नोन फॉर अमाइलाइजेशन, ठीक है, जो कि ग्लूटामिन विच ड्यूरिंग मिसफोल्डिंग में कोज होता है। अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन हो गया, ठीक है, बीटा पेप्टाइड हो गया, अमाइलॉइड फिब्रिल्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए बीटा पेप्टाइड में क्या होता है, 2 अल्फा हेलिकल सेगमेंट होते हैं एक लार्ज प्रोटीन के। ये प्रोटोलाइटिक क्लीवेज होता है, प्रोटोलाइटिक क्लीवेज हो गया, लीव्स द रिलेटिवली अनस्टेबल अमाइलॉइड अल्फा पेप्टाइड, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। अब अमाइलॉइड फिब्रिल्स क्या होते हैं, द एरोमेटिक साइड चेन स्टेबलाइज द अमाइलॉइड स्ट्रक्चर को। अमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड टेक्स द फॉर्म ऑफ 2 layers of extended parallel beta sheet. अब which loses its alpha helical structure, it can then assemble slowly into amyloid fibrils. अब इसमें क्या होगा, ये क्या कर देता है, ये अल्फा हेलिकल अपनी स्ट्रक्चर को लूज कर देता है, कैन देन असेंबल, और ये असेंबल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और अमाइलॉइड फिब्रिल्स बना देता है। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, अमाइलॉइड, देखिए अमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड टेक्स द फॉर्म ऑफ 2 लेयर, ठीक है, 2 layers ऑफ एक्सटेंडेड पैरेलल बीटा शीट्स। अमाइलॉइड भी क्या होता है, एक असेंबलिंग प्रोटीन होता है, और ये क्या कोज कर देता है, अल्जाइमर डिजीज को कोज कर देता है। यहाँ पे मल्टीपल मिस एग्रीगेशन होता है। नेक्स्ट ये देखिए मैंने अमाइलॉइड के भी शॉर्ट समरी नोट्स लास्ट में आ गए, मेरे समरी नोट्स शॉर्ट नोट्स जो आ गए हैं। देखिए इसमें जो मैंने अमाइलॉइड के एस्पेक्ट, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हमारा, देखिए एस्पेक्ट्स, अमाइलॉइड के एस्पेक्ट्स हैं, अमाइलॉइड्स हैं, नॉर्मल प्रोटीन्स हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस दिया गया है, जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये सारे के सारे आप रीड करेंगे ना अच्छे से, वही सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी रीड करी हैं।